हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर। और आज जो है हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ साहिब्स हु नेवर लेफ्ट। भारत का इतिहास जो पता नहीं होगा, प्रचयम। ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जो बहुत ही बढ़िया था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Obviously, in every society, there are people who are against this society. The moment all these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. अगला निशाना बनी भारत की हजारों सालों से चली आ रही जाति और वर्ण व्यवस्था। जब अंग्रेज भारत में आए तो 500 में से 400 से ज्यादा रियासतें शूद्र राजाओं की थी, पर सबवर्जन करने के लिए दरारों को और गहरा करना जरूरी था। गोरों ने वर्ण और जाति को कास्ट में बदल दिया, जबकि कास्ट एक स्पेनिश पोर्चुगीज कॉन्सेप्ट था, कास्ता, जिसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने रवांडा में भी कास्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वहां तो कोई ब्राह्मण नहीं थे। जब आप अंग्रेजों द्वारा स्थापित 1871 से बाद के सेंसस देखना शुरू करते तो हर सेंसस कमिश्नर को ये एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स थे कि तुमने इनको कास्ट में लिखना है, कास्ट को कैटेगराइज करके लिखना है। और जो लिख रहा है वो अपने आप रिपोर्ट्स भेजता था कि यहाँ के लोग इस कास्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन ऊपर बैठा ब्यूरोक्रेट बोलता था कि लिखना, इसलिए यहाँ पर वर्ण को, जाति को, कुल परंपरा को, सबको कास्ट वर्ड में ढाल दिया गया। और आज हम उसी के गुलाम होकर ऐसा मान लेते हैं कि हम सदा से ही कास्टिस्ट सोसाइटी रहे हैं। रोमन्स की डिविडे एट इम्पेरा की पॉलिसी को अंग्रेज अच्छी तरह निभा रहे थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अत्याचारी आर्यन आक्रमणकारी बताकर उन्हीं के सर उस समय की दिक्कतों का दोष मढ़ दिया गया, जबकि इसकी असली वजह कंपनी की लूट और इस्लामिक काल की कुरीतियां थी। समाज के भेदों को और गहरा बनाते हुए मुसलमानों से गोहत्या फिर से जोर शोर से शुरू करवाई गई। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से कई जातियां जन्मजात अपराधी घोषित हो गई। ऐसी पॉलिसीज और तेजी से घटते संसाधनों के बीच भारत का प्राचीन सामाजिक ढांचा ढहने लगा। Education distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. विलियम बेंटिक ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाकर भारतीय शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का अंत भी शुरू कर दिया। मैकॉले के चलते भारत के लोगों को अब यॉर्कशायर की झुग्गी झोपड़ी वाली शिक्षा लेनी थी। मैदान में युद्ध के बजाय किसी को क्लासरूम में हताश कर देना कहीं अच्छा था। लूट से उजड़ चुका समाज परंपरागत पाठशालाओं को दान कहां से देता। एक एक करके पाठशालाएं और गुरुकुल बंद होने लगे। शिक्षा के बिना आबादी अब केवल अनपढ़ मजदूरों और किसानों का समूह बनकर रह गई। हमें व्हाइट मैन्स बर्डन बुलाया जाता था, अंग्रेजों का बोझ। अंग्रेज मिशनरी गरीब बच्चों को घर से ले जाते और उन्हें कॉन्वेंट्स में रखकर अंग्रेजी तौर तरीके सिखाते। जब ऐसी पढ़ाई करके वो बच्चे कॉन्वेंटों से निकलते तो उन्हें अपने ही माँ बाप, अपना समाज अजनबी लगता और चालाक मिशनरी अपनी सगी पिता की जगह अब फादर ने ले ली थी। जिस देश को पूरे यूरोप में लूटा, उसके बच्चे बच्चे को विश्वास दिलाया गया कि उनकी संस्कृति पिछड़ी है और लुटेरे क्रिश्चियंस के तौर तरीके वैज्ञानिक। इस तरह धर्म, जाति, समाज और शिक्षा हर स्तर पर भारत की भोली भाली जनता का एक्टिव डिमोरलाइजेशन हुआ। The next stage is destabilization. Dropouts or half-baked into अस्त होता नहीं दिख रहा था। 1947 तक ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इंजन था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस काउंसिल में इंडियंस को अनौपचारिक मेंबर्स के रूप में चुना जाता था। देश के सबसे बड़े भूरे साहब, जमींदार, राजकुमार, वकील, मजिस्ट्रेट और व्यापारी इसका हिस्सा बनते थे।
जाहिर सी बात है, ये वही लोग होते थे जिनकी वफादारी पर क्राउन को पूरा विश्वास था। We think that subverter is a person who is going to blow up our beautiful bridges. No. Subverter is a student who comes for exchange, a diplomat, an actor, an artist. You have your own person who has studied the oppressor, and because he is an insider to the culture, he perfects it to the extent, to levels that no foreigner can. चालाक ब्रिटन्स बहुत पहले से ये समझते थे कि भारत में उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती निरंकुशता देखकर एम्पायर को बचाने के लिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस का गठन किया। इरादा था कि हल्के फुल्के रिफॉर्म्स करके 1857 जैसी परिस्थितियां दोबारा बनने से रोका जा सके। इस सेफ्टी नेट के पहले मेंबर्स कौन बने? वही इंपीरियल काउंसिल जैसे बूढ़े साहब। ह्यूम का डर गलत नहीं था। अंग्रेजों के सबवर्जन से आहत भारत भूमि से अब नई आवाजें उठ रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती की कलम से स्वराज का नारा बनकर निकला। स्वराज, भारत भारतीयों के लिए। You need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of society. ये आग अंदर ही अंदर पूरे देश में फैल रही थी। बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, बिपिन चंद्र पाल जैसे दार्शनिक उभरे। राष्ट्रवादी विद्वानों के स्वदेशी शोध को पढ़कर नई पीढ़ियां डिमोरलाइजेशन से इम्यून होने लगी। भविष्य के महान क्रांतिकारी इसी विचारधारा के प्रभाव में बड़े हुए। समय की करवट को भांपते हुए इंपीरियल काउंसिल के जेंटलमैन अब कांग्रेस में अटेंडेंस बढ़ाने में लगे। आलिशान बंगलों और तबकों के महान बलिदान का प्रचार करके अब भूरे साहब कुर्ता पैजामा पहनकर स्वतंत्रता सेनानी बन गए। On that stage, students are being sent back, or if they were already in the country, which is the object of subversion, they spring to action. The sleepers go up. एक भयानक तूफान उमड़ रहा था। आजादी की लड़ाई में उग्र देशभक्त क्रांतिकारियों के साथ इंपीरियल काउंसिल के भूरे साहब भी घुल मिल गए। अंग्रेजों के लिए भी ये अच्छी खबर थी। They slept for 15 to 20 years. Now they become leaders of groups, preachers, public figures. They actively include themselves in the political process. इनमें सबसे आगे था इलाहाबाद का अत्यंत धनी और प्रभावशाली नेहरू परिवार और उसके संरक्षक मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजियत नेहरू परिवार के खून में थी। 1911 के दिल्ली दरबार में वीआईपी ट्रीटमेंट हो, चाहे सिविल लाइंस की आलीशान पार्टियां, अंग्रेजों ने कभी मोतीलाल को उनके भूरेपन का एहसास नहीं होने दिया। मोतीलाल का नाम किताबों और फिल्मों में महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मिलता है, पर ऐसी कौन सी स्वतंत्रता के लिए वो लड़ रहे थे कि अंग्रेजों कितने चाहते थे। प्रसिद्ध बैरिस्टर मोतीलाल शायद ही कभी किसी क्रांतिकारी का मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को काकोरी कांड में फांसी की सजा मोतीलाल के रिश्तेदार और मित्र जगत नारायण मुल्ला ने दिलवाई। मोतीलाल जी बेटे के कैरियर से ज्यादा चिंतित थे। बेटे की पढ़ाई खत्म होने के पहले ही मोतीलाल ने बड़ी सफाई से खुद को कांग्रेस का किंग मेकर बना लिया। भारतीय जनमानस के सबवर्जन में अनजाने ही सही, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। Among the lot of freedom fighters who fought for India's independence, Gandhi was identified as the least threatening. Okay, so he turned the entire direction of the freedom struggle. Plus, he had a mass following. At all strata of the society, you have to give it to him. He had a mass following which no other leader had. अगर किसी ने गांधी का हिंद स्वराज पढ़ा हो तो वो ऐसी अजीब सी किताब है कि वो उसमें खुद से सवाल पूछे जा रहे हैं, खुद से उसके उत्तर दिए जा रहे हैं
उसमें उनकी अहिंसा की एक बड़ी अजीब सी अवधारणा है, जिसमें ये कहा जाता है कि चोर को मत मारो। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा पिता ही तुम्हारे घर में चोरी करने आ जाए तो क्या उसको मारोगे? अब आप इस लॉजिक की कल्पना मैं तो नहीं कर सकता। इस तरह का लॉजिक जो है वो गांधी जी ही दे सकते थे। 1928 में मोतीलाल ने गांधी से सोर्स लगवाकर बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया। यहीं से कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा का शुभारंभ भी हो गया। Gandhiji described Jawaharlal Nehru as pure as crystal, truthful beyond suspicion, and said, "The nation is safe in his hands." नेहरू एक सच्चे भूरे साहब थे। भारत की जमीनी सच्चाई से मीलों दूर वो फेबियन सोशलिज्म वाले क्रांतिकारी थे। इलाहाबाद और इंग्लैंड में अंग्रेजों के बीच पले बड़े नेहरू गलत समय पर गलत जगह आकर खड़े थे। पापा की पार्टी के अध्यक्ष बनकर वे भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने वाले नायक बनने के सपने देख रहे थे, पर शतरंज के प्यादे तो कोई और ही सजा रहा था। एम्पायर के क्राउन का सबसे बड़ा हीरा भारत था। भारत में जब स्वतंत्रता एक निश्चित सच्चाई बनकर उभर रही थी, उसी दौरान अंग्रेजों ने इंपीरियल काउंसिल के एक और भूरे साहब को लंदन में कल्टीवेट किया, मोहम्मद अली जिन्ना। Winston Churchill specifically cultivated Jinnah. I think the India House or one of those institutions in England, they recently released all this correspondence with Jinnah and Churchill, meeting minutes and the correspondence that they had. Jinnah was cultivated specifically by Winston Churchill and some of the British leaders. 15 years ago, he did his dirty job and nobody cared. Now he makes it a political issue. He demands recognition, respect, human rights, and he rallies a large group of people. And there are violent clashes between him and police, his group and ordinary people. That is destabilization. Now the root of the Dravidism has been set. The root of the Khalistan has been set. There's a period when the Islamists are thrown more toward the radical Islamic ideas. We see in the 1920s how the people, the Muslims of the southern belt, that is the Muplahs, they were really mobilized to fight for a caliphate, which even the Turkish people didn't want. Then comes the era of the communists in 1940s when they spoke about the splitting of the various factions wherever there is a Muslim majority. So there were a lot of things which were happening, a lot of movements, a lot of separatist idea which were really brewing more and more in India. जिन्ना और उसके साथियों ने 1945 आते आते भारत के सांप्रदायिक हालात काफी बिगाड़ दिए थे। पूरा देश जल रहा था और कांग्रेस के सभी आंदोलन असफल हो चुके थे। भूरे साहबों ने सही समय पर पाला बदला और नेताजी की प्रसिद्धि की लहर पर चढ़ गए। ब्रिटिश राज ने भूल करते हुए आजाद हिंद फौज के ऑफिसर्स पर देशद्रोह के ट्रायल्स शुरू किए। आजाद हिंद फौज के जवानों के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। सिविल वॉर की आग नेताजी की प्रसिद्धि के आगे फीकी पड़ गई और उल्टा राज ही निशाने पर आ गया। खतरा महसूस करते हुए राज ने जिन्ना को आगे बढ़ाया। अब समय था सबवर्जन के अंतिम चरण का, क्राइसिस। This civilization process usually leads directly to the process of crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. गांधी ने 1928 की अपनी गलती फिर से दोहराई, जो इस बार पूरे भारत को महंगी पड़ने वाली थी। करोड़ों लोगों के बलिदान से आजादी की लड़ाइयां अब अंतिम चरण में थी। जो भी अब कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, आजाद भारत के प्रधानमंत्री का पद भी उसे ही मिलता। और सबके प्रिय नेता थे सरदार पटेल। There were 15 Congress state parties. Out of 15, 12 elected Patel. Not even one gave any vote to Nehru. जनता चाहे बोस को चुने या पटेल को, आगे वो हमेशा नेहरू को ही खड़ा पाती थी। भूरे साहब को द लास्ट इंग्लिश मैन टू रूल इंडिया जो बनना था। The population at large is looking for a savior. Population is sick and tired already. A savior comes and says, I will lead you. Who is half-baked intellectual, sometimes graduated from Harvard University or Berkeley. डायरेक्ट एक्शन डे
जिन्ना ने डंके की चोट पर हिंदुओं का नरसंहार किया। पूरा देश सिविल वॉर में धधक उठा। आईबी के डायरेक्टर का लंदन को एक सीक्रेट नोट, द गेम सो फार हैज बीन वेल प्लेड। नेताजी के समर्थन में सशस्त्र सेनाओं का विद्रोह भारत में रह रहे सभी अंग्रेजों के लिए जान का खतरा बन गया। क्लेमेंट एटली ने भारत छोड़ने की तारीख तय कर दी, जून 1948। अमेरिका ने कम्युनिज्म और साम्राज्यवाद को खत्म करने की अपनी नई फॉरेन पॉलिसी की घोषणा की। खरबों के उधार में दबे ब्रिटेन के पास बिग डैडी अमेरिका की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। यूएस और ब्रिटेन का एक नया जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जन्मा, भारत का पार्टीशन। आनन फानन में डिकी माउंटबेटन को इंडिया का वॉइसरॉय बनाया गया। उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस। नेहरू माउंटबेटन से शिमला में मिले। डिकी ने नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर का पहला प्लान दिखाया, प्रोजेक्ट बाल्कन। भारत के निर्दयी पार्टीशन का प्लान देखकर नेहरू साहब बिल्कुल घबरा गए, पर मशोबरा की वादियों में उनकी खास दोस्त एडवीना ने उनको संभाला और अंत में राजी करवा दिया। He comes back to his country and he thinks that he knows the answer to all the social economical problems. माउंटबेटन ने अचानक घोषित किया कि ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को ही हो जाएगा। बस 10 हफ्तों में सब भौचक्के थे। उसी दिन शाम को भारत का विभाजन रेडियो पर अनाउंस हुआ। मुसलमान और हिंदुओं में दंगे शुरू हो गए। स्वतंत्रता संग्राम का संपर्जन साहिबों को माध्यम बनाकर अब पूरा हो गया था। So we have two alternatives here. Civil war and invasion. सिविल वॉर शुरू होने के कुछ घंटे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने शैंपेन खोली और इंडिया के नाम टोस्ट किया। नेहरू साहब ने जाम उठाया और कहा टू किंग जॉर्ज VI। The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. आधी रात को अचानक से दिल्ली में ढोल ताशों का शोर हुआ। घर में खुशी से उछल रही अपनी बेटी को देख वॉइसरॉय के एडवाइजर वीपी मेनन ने आह भरते हुए कहा, हम सबके सबसे डरावने सपने तो अब सच होने वाले हैं। वाह, बहुत ही अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई है और मेरे ख्याल से जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करना चाहिए जिससे सभी लोगों को सच्चाई नज़र आए कि हमारी हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। ये है कि कैसे उन्होंने हमें सबवर्ट करने की पूरी चाल चली और जैसे लिखा था कि गेम वेल प्लेड, मतलब उनको लगा था कि एक समय पे कि वो जीत गए हैं और जीत कैसे गए हैं वो था बिकॉज ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस में सभी अपने स्टूडेंट्स डाल दिए थे। वही कह रहे हैं कि पहले आप लोगों को लीजिए, उनको अपने स्टूडेंट बनाइए, एक ऐसे लेवल पे लेके आइए कि लीडर है, स्टूडेंट है, वो आपकी आइडियोलॉजी को चेंज करेगा। एक रूलिंग पार्टी बनाइए, वो पार्टी जो वेस्ट से अलाइंड है, जो वेस्ट का एजेंडा आगे करती है, और उस पार्टी में फिर आगे चलिए। और यही होता रहा इतने समय तक अनटिल बीजेपी जीता। अब ये साफ साफ बता रहे हैं कि मिस्टर नेहरू को किसी ने वोट नहीं किया। तब तो एक कॉमन नॉलेज हो गई है। जब तक कांग्रेस थी तब तक किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। अब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आ रही है सामने कि खुलेआम, पहले कुछ लोगों को पता था मगर कोई बोलता नहीं था। अब जो है लोग कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जब वोटिंग हुई थी, बच्चे बच्चे तक ये पॉइंट आ जाता है कि जब वोटिंग हुई थी सरदार पटेल जीते थे, नेहरू जी नहीं जीते थे। उन्होंने ये भी मेंशन किया सुभाष चंद्र बोस का कि वो भी जो थे
एक लीडिंग स्टार थे जो आगे कुछ कर सकते थे, उनके भी बहुत ही कह सकते हैं मिस्टीरियस डिसअपियरेंस हुई है सुभाष चंद्र बोस की। तो बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि कैसे अंग्रेज़ों ने सबवर्ट किया एक सोसाइटी को, और इंडिपेंडेंस के बाद भी वो सबवर्शन चलता रहा कांग्रेस के रूप में। और अल्टीमेटली अब जो है, जब मोदी जी का राज, आप कह सकते हैं मोदी जी पावर में आए हैं, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तब आपको ये सब बातें सामने आ रही हैं और होपफुली ये थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएगी जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन का जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगा तो उनको समझ आएगा ओ कि ये सब इन्होंने किया था। और उसके बाद आप पेट्रियाटिक होंगे, अपने देश के लिए कार्य करेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छा एक ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है बताने के लिए कि कास्ट सिस्टम जो है सब बकवास था। इनिशियली जो है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है। इन्होंने कहा था पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वो चाहे तो, मगर ब्राह्मण का रोल इतना डिफ़िकल्ट था कि मुश्किल था लोगों का ऑप्ट करना कि मैं ब्राह्मण बनूंगा। वेरी नाइसली सेड। तो बहुत अच्छा वीडियो था एंड बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं। वेरी नाइस वीडियो। चलिए दोबारा मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।